In this lecture, we will be discussing another important topic, that is the relationship of a partner with third parties. In the previous lectures, we have discussed the relationship of the partners among themselves, the rights and the duties of the partners among themselves, किन किन चीज़ों के ऊपर उनकी rights होती हैं, किन किन क्या क्या उनकी duties होती हैं, that we have discussed in the earlier lecture. But today we will be discussing about the rights and the liabilities of a partnership firm or the partners towards a third party. ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, कॉमन सेंस से बनाई हुई है, सिंपल सी लाइबिलिटीज़ और राइट्स हैं और रिलेशनशिप है towards the third party of a partnership firm. The first and the foremost is mentioned under section 18 of the Indian Partnership Act 1932, that is act as an agent of the firm. As we have discussed earlier, that the in the essentials of the partnership firm, it's mentioned that partnership firm is a mutual agency. Every partner is agent of another partner. ठीक है, तो सबसे पहली जो रिलेशनशिप निकल के आती है टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी ऑफ अ पार्टनर इज दैट ही एक्ट एज एन एजेंट टू द थर्ड पार्टीज. ठीक है, वो एक एज अ एजेंट रिप्रेजेंट करता है, कोई भी पार्टनर हो, और बाकी पार्टनर्स जो होते हैं वो उनकी कैपेसिटी फिर कैसी हो जाएगी, प्रिंसिपल वाली कैपेसिटी हो जाएगी. तो अगर कोई भी एक्ट कोई एक पार्टनर करता है तो वो सभी पार्टनर्स को बाइंडिंग कर देता है, बिकॉज ही इज़ एक्टिंग एज एन एजेंट टू द होल पार्टनरशिप फर्म. ही इज़ रिप्रेजेंटिंग the other partners. ठीक है, who in that capacity will become the principal. So as the principal is liable for the actions of his agent, so is the case with the partnership firm. Every partner is liable for the act of the other partners. ठीक है, तो कुछ तो एक्सप्रेस अथॉरिटीज़ होती हैं. एक्सप्रेस अथॉरिटी, इसको भी अगर हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, एक्सप्रेस अथॉरिटी और इम्प्लाइड अथॉरिटी. इम्प्लाइड अथॉरिटी इज मैंशनड in section 19, and some of them are mentioned under section 22 of the Indian Partnership Act 1932. तो पहले तो समझते हैं कि एक्सप्रेस अथॉरिटी क्या क्या होती हैं. बेसिकली जाहिर सी बात है, नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि एक्सप्रेस अथॉरिटी मीन्स द अथॉरिटीज विच आर एक्सप्रेसली मैंशनड इन द पार्टनरशिप डीड. जो भी उनकी अथॉरिटीज़ या जो भी उनकी पावर्स मैंशनड है टुवर्ड द थर्ड पार्टीज इन द partnership deed itself, that will be called the express authority of a partner of all the partners. ठीक है, and the which are not mentioned, but वो दोनों की पार्टनर्स होने की वजह से पार्टनरशिप एक्ट में उनको एम्बेडेड किया गया है. दैट आर दी इम्प्लाइड अथॉरिटीज़. ठीक है, इम्प्लाइड अथॉरिटी क्या होगी, बेसिकली डूइंग एन एक्ट इन फेवर ऑफ पार्टनरशिप फर्म. अगर कोई भी पार्टनरशिप फर्म के फेवर के लिए कोई काम करता है, कि पार्टनरशिप को जिससे फ़ायदा हो सकता, पार्टनरशिप फर्म को जिससे फ़ायदा हो सकता है, तो वो ऐसा काम कर सकता है. उसको किसी और पार्टनर की अथॉरिटी लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही ज़रूरी है कि वो एक्सप्रेसली कॉन्ट्रैक्ट में या फिर पार्टनरशिप डीड में मेंशन्ड हो. ठीक है, तो अगर कोई भी काम ऐसा है, कोई भी एक्ट ऐसा है जो कि फेवर में है पार्टनरशिप फर्म के, तो देन he can do that particular act. Second is using name of partnership firm for doing anything in favor of partnership firm. If the partner is going to use the name of the partnership firm for doing anything that is favorable to the partnership firm, तो ऐसी चीज़ों को भी वो कर सकता है. उसको कोई अथॉरिटी लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही एक्सप्रेसली उसको मैंशनड होना पड़ेगा, क्योंकि एज अ वो पार्टनर है तो उसके पास ये अथॉरिटी या ये पावर होती है कि वो फर्म का नेम यूज़ कर सकता है इफ़ इट इज़ फेवरेबल फॉर द बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. और थर्ड इज कैन टेक एनी डिसीजन रिगार्डिंग सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, बट इट शुड बी इन फेवर. ठीक है, बेसिकली क्या चीज़ है कि फर्म के बिहाफ पे मान लो कि कोई पार्टनरशिप पार्टनर नहीं है, तो फर्म के बिहाफ पे वो कोई भी डिसीजन ले सकता है. ऐसा नहीं है कि वो अपने फर्म के फेवर के हिसाब से कोई डिसीजन ना ले, ऐसा उसको नहीं किया जा सकता. ही कैन टेक एनी डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, बट इट शुड बी इन द फेवर ऑफ द बिजनेस, और इट शुड बी इन द फेवर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. ठीक है, तो अगर ऐसा कोई डिसीजन वो लेता है, देन ही डजेंट नीड एनी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट. ही हैज़ एन इम्प्लाइड अथॉरिटी फॉर टेकिंग एनी डिसीजन फॉर द फेवर और द बेनिफिट ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म. ठीक है, तो उसके बिहाफ पे वो डिसीजन भी ले सकता है, एक्शन भी ले सकता है. यही बेसिकली कॉमन सेंस से भी यही चीज़ निकल कर आती है कि जो अगर किसी ने कोई पार्टनरशिप फर्म बनाई है, तो अगर उसके फ़ायदे के लिए वो उसका मालिक है, उसके फ़ायदे के लिए अगर उसको कोई डिसीजन लेना पड़ा, तो ही कैन टेक दैट पर्टिकुलर डिसीजन.
And secondly, under section, these all are the implied authorities are mentioned under section 19 subclause 1, but there are still some restrictions also which is mentioned under section 19 subclause 2 of the Indian Partnership Act 1932. What are those? We will be discussing right now. First is immovable property can't be sold without consent of all the partners. If an immovable property is there which is in the name of partnership firm, ठीक है, तो अब ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचने की जो अथॉरिटी है वो इम्प्लाइड अथॉरिटी एक पार्टनर की नहीं है. इफ़ यू आर गोइंग टू सेल एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी दैट बिलोंग्स टू अ पार्टनरशिप फर्म, देन यू एवरी पार्टनर शुड गिव देयर कंसेंट फॉर दैट पर्टिकुलर डिसीजन. तो उस पर्टिकुलर इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचने के लिए हर पार्टनर का डिसीजन होना इज मस्ट, इज मैंडेटरी. ठीक है, दस इट्स अ रेस्ट्रिक्शन अपॉन द इम्प्लाइड अथॉरिटी और दिस इज एन एक्सेप्शन टू द इम्प्लाइड अथॉरिटी. ठीक है. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज ओनली नो वन कैन टेक एनी एक्शन व्हेन देयर इज अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग एनीथिंग. अगर किसी चीज़ को लेकर पार्टनरशिप फर्म में कोई डिस्प्यूट है तो फिर एक पार्टनर सबके बिहाफ पे डिसीजन नहीं ले सकता. इट इज़ नॉट एन इम्प्लाइड अथॉरिटी. ही हैव टू टेक द कंसेंट और ही हैव टू रिड्रेस दैट पर्टिकुलर डिस्प्यूट बिफोर टेकिंग एनी काइंड ऑफ डिसीजन. सो दिस इज एन ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी मैंशनड अंडर सेक्शन 19 सब क्लॉज 1. ठीक है. तो अगर समझ ये भी कॉमन सेंस की बातें हैं दोनों कि भाई अगर मूवेबल प्रॉपर्टी बेचनी है तो भी कंसेंट लेनी पड़ेगी, और अगर कोई डिस्प्यूट से रिलेटेड कोई बात है तो ऐसे डिस्प्यूट में भी सबकी कंसेंट होनी कंपलसरी है. क्यों? क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. ठीक है. कोई एक पार्टनर जाके उन पे डिसीजन नहीं ले सकता क्योंकि सारे पार्टनर्स की पार्टनरशिप बेसिकली क्या है, सब पार्टनर्स के मिले हुए इंटरेस्ट हैं. ठीक है, सब पार्टनर्स ने अपने अपने ऑब्लिगेशंस दिए हैं. तो ऐसे इंपॉर्टेंट जो कि पूरे स्ट्रक्चर के लिए ही इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे डिसीजंस एक पार्टनर सबके बिहाफ पर नहीं ले सकता. दस दीज आर कैप्ड इनटू द एक्सेप्शंस फॉर एन इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर. ठीक है. बट हाँ, अगेन एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि an express clause should not be there mentioning any of these restrictions. ठीक है. पार्टनरशिप डीड में कोई एक्सप्रेस क्लॉज नहीं होना चाहिए. अगर इन दो पॉइंट्स को रिलेटेड कोई एक्सप्रेस क्लॉज डाला गया है कि भैया चलो एक पार्टनर बेच सकता है प्रॉपर्टी या फिर एक पार्टनर डिस्प्यूट के केस में डिसीजन ले सकता है, तो अगर ऐसी एक्सप्रेस कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट या फिर पार्टनरशिप डीड में इज़ देयर तो फिर तो बात ही खत्म होगी. क्योंकि एक्सप्रेसली अगर पार्टनरशिप डीड में कोई चीज़ मेंशन्ड है तो फिर उसको इम्प्लाइडली पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है. लेकिन अगर ऐसा कोई चीज़ मेंशन नहीं है तब पार्टनरशिप एक्ट का ये क्लॉज एप्लीकेबल होगा. ठीक है. दूसरी चीज़ है सेक्शन 20 दैट इज एक्सटेंशन एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑफ पार्टनर्स इम्प्लाइड extensions and restrictions of partners implied authority that we have the restrictions. इसी तरीके की एक्सटेंशन और रेस्ट्रिक्शंस पार्टनर की अथॉरिटी में पहले से भी मेंशन है, जैसे कि एमरजेंसी कंडीशंस में. ठीक है. अगर कोई ऐसी एमरजेंट कंडीशन आके पड़ती है तो एमरजेंसी कंडीशंस में डिसीजन जो है वो इम्प्लाइड अथॉरिटी एक्सटेंड हो जाती है. कोई ऐसे डिसीजंस अगर लेना है एज मेंशन अंडर सेक्शन 21 ऑफ दिस एक्ट की इमरजेंसी कंडीशंस अगर कोई आ जाती है जिसमें ऐसी डिसीजंस एक पार्टनर को लेने पड़ते हैं कि अगर वो डिसीजन नहीं लिया जाए तो देन इट कैन कॉज लॉस टू द पार्टनरशिप फर्म. तो ऐसे कंडीशन में कोई अगर इमरजेंसी सिचुएशन आती है, फॉर एग्जांपल मान लो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है और पार्टनर से, और जो डिसीजन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द फर्म, उसके बेनिफिट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये एक तरीके से एक्सटेंड हो जाती हैं. इमरजेंसी कंडीशंस में एक्सटेंशन हो जाती है एम्प्लॉयड अथॉरिटीज़ का, और वो ऐसी कंडीशंस में पार्टनर जो है जाकर कोई डिसीजन ले सकता है फॉर द बेनिफिट और इन फेवर ऑफ द फर्म. ठीक है. लेकिन ये भी एम्प्लॉयड अथॉरिटी कब एक्सटेंड होती है? जब ऐसी इमरजेंसी हो. मान लो पार्टनर से बात नहीं हो पा रही है और आपको कोई डिसीजन लेना है, अगर वो आप डिसीजन देन एंड देयर नहीं लेते हैं तो आपकी फर्म को, आपकी पार्टनरशिप फर्म को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा. तो ऐसी कंडीशन में ये जो है एक्सटेंड हो जाती हैं एम्प्लॉयड अथॉरिटीज़. ठीक है. अनदर इम्पॉर्टेंट इफेक्ट वी आर टॉकिंग इन दिस रिगार्ड टू द रिलेशन टू द थर्ड पार्टी. ठीक है. ये सारी रिलेशन जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं रिलेटेड है थर्ड पार्टी से, कि एम्प्लॉयड अथॉरिटी थर्ड पार्टी पर
क्या क्या होती है, थर्ड पार्टी से कैसे कितने लेवल तक उसकी अथॉरिटी है डील करने की, कौन कौन से वो डिसीजन ले सकता है, वो उसका एजेंट है, ठीक है। इमरजेंसी में अगर कोई थर्ड पार्टी से कोई डीलिंग करनी है तो वो ये सारे डिसीजंस ले सकता है। अनदर इम्पॉर्टेंट इज सेक्शन 22, दैट इज द मोड ऑफ डूइंग एक्ट टू बाइंड अ फर्म, ठीक है। इसमें क्या है, एक्ट और इंस्ट्रूमेंट बाइंड फर्म एग्जीक्यूटेड इन फर्म नेम। कोई भी अगर ऐसा कोई काम करता है, अभी हमने पहले भी ये चीज़ पढ़ी, कोई भी अगर पार्टनर कोई काम करता है ऐसा, या तो फिर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट साइन करता है जो कि फर्म के नाम पे एग्जीक्यूट होता है। फर्म के नाम पे अगर कोई पार्टनर किसी इंस्ट्रूमेंट को एग्जीक्यूट करता है, या फर्म के नाम पे या फर्म के काम से कोई पार्टनर कोई काम करता है, कोई एक्शन लेता है, तो ही इज कवर्ड अंडर दिस सेक्शन। ही हैज़ द अथॉरिटी टू टेक दैट पर्टिकुलर एक्शन, एंड उस एक्शन पे अगर कुछ भी उसका रिएक्शन होता है तो फिर वो फर्म जो है और सारे पार्टनर्स जो हैं वो कौन होंगे, वो बाइंडिंग होंगे, ठीक है। क्योंकि हमने एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ म्यूचुअल एजेंसी, तो अगर कोई भी एक्शन इस प्रकार का होता है तो सारे पार्टनर्स जो हैं वो बाइंडिंग होंगे। थर्ड पार्टी से रिलेटेड भी अगर कोई एक्शन लिया जाता है, या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट बेसिकली किसे कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट लीगल लैंग्वेज में कहते हैं कोई रिटन डॉक्यूमेंट, कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट का जो पेपर वर्क होता है, पेपर पे उतरा हुआ कॉन्ट्रैक्ट, उस पेपर को क्या कहते हैं, उस पेपर को कहते हैं इंस्ट्रूमेंट इन द लीगल लैंग्वेज, ठीक है। जैसे कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, चेक। चेक क्या होता है, कागज़ है उसके ऊपर, लेकिन वो निगोशिएबल कागज़ है, तो बेसिकली ऐसा कागज़ जिसकी कोई लीगल वैल्यू हो उसको क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, ठीक है। तो अगर वो कोई इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ करता है या कोई एक्ट करता है, दैट विल बी बाइंडिंग ऑन द फर्म, ठीक है। नेक्स्ट इज द इफ़ेक्ट्स ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन के क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं पार्टनर के। सबसे पहली चीज़ तो हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ एन एडमिशन। एडमिशन बेसिकली जो डिफाइंड है वो इंडियन एविडेंस एक्ट में डिफाइंड है, किसी चीज़ को एडमिट करना, ठीक है। दिस दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड एडमिशन, ठीक है। हम इसमें डीप में नहीं जाएंगे कि एडमिशन क्या होता है। बेसिकली जब यू विल बी स्टडिंग एविडेंस एक्ट, यू विल बी दैट विल बी डिस्कस देयर ओनली। बेसिकली कितनी सी बात समझ लीजिए, किसी फैक्ट को एडमिट करना ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। किसी भी फैक्ट को अगर किसी कोई कोर्ट प्रोसीडिंग चल रही है, कोई पार्टनर किसी भी चीज़ से रिलेटेड किसी फैक्ट को एडमिट करता है, मानता है कि हाँ ऐसा हुआ था, दैट इज़ कॉल्ड एडमिशन। तो एडमिशन कब रेलेवेंट होता है, एडमिशन इज़ ओनली रेलेवेंट when a partner is joined as a partner or when the partnership came into existence। पार्टनरशिप से रिलेटेड कोई भी जो स्टेटमेंट होगी वो तभी रेलेवेंट होगी जब पार्टनरशिप बन गई है, आप पार्टनर हैं और उस पार्टनरशिप से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट आप दे रहे हैं, तभी पार्टनर की स्टेटमेंट रेलेवेंट होगी। अदरवाइज अगर आप पार्टनर नहीं है या पार्टनरशिप फर्म नहीं बनी है, उससे पहले ही आप पार्टनरशिप फर्म के बारे में कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं तो वो बाइंडिंग नहीं होगी। या फिर आप उस पार्टनरशिप फर्म में से अब निकल चुके हैं, अब आप जाकर कोई उसके लिए स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो आप उस स्टेटमेंट को रेलिवेंट या बाइंडिंग या एडमिसिबल कोर्ट नहीं मानेगा। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ एडमिशंस ऑफ अ पार्टनर। अनदर इज सेक्शन 24 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, दैट इज द इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एक्टिंग पार्टनर। एक्टिंग पार्टनर को अगर कोई थर्ड पार्टी नोटिस देती है तो देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर नोटिस, ठीक है। तो अगर एक पार्टनर, कोई भी पार्टनर, चार मान लो फॉर एग्जांपल, अगर इफ अ पार्टनरशिप फर्म इज हैविंग 4 पार्टनर्स एंड अ नोटिस इज गिवन बाय अ थर्ड पार्टी टू एनी ऑफ द पार्टनर, ठीक है, तो देन इट विल बी अज्यूम दैट ऑल पार्टनर्स गेट दैट नोटिस, ठीक है। क्योंकि म्यूचुअल एजेंसी, फिर वही वाली बात, प्रिंसिपल एजेंट की रिलेशनशिप है, तो एक को नोटिस दिया तो इसका मतलब आपने सबको नोटिस दे दिया। बट स्टिल देयर इज़ अ ग्लिच, एक सिचुएशन और है कि कब में ऐसा नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लो किसी पार्टनर ने कोई फ्रॉड कमिट किया थर्ड पार्टी पे, ठीक है। किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर ने, ए बी सी डी 4 पार्टनर हैं, ए ने कोई फ्रॉड कमिट कर दिया पार्टनरशिप फर्म किसी थर्ड पार्टी पे, ठीक है। अब थर्ड पार्टी ने उस फ्रॉड से रिलेटेड कोई नोटिस भेजा, अब इत्तेफाक से वो नोटिस रिसीव किसने किया, वो पार्टनर ए ने ही रिसीव किया। तो ऐसी कंडीशन में अब ये नहीं माना जाएगा, इट विल नॉट बी अज्यूम दैट द नोटिस इज डिलीवर्ड टू द फर्म, क्योंकि वो तो खुद उसने फ्रॉड किया, उसके पास नोटिस मिला, उसने दूसरों को नहीं दिया। तो अब ये लॉ जो है कॉमन सेंस की बात है कि जिसने फ्रॉड किया उसको नोटिस मिला तो बताएगा थोड़ी, ठीक है। तो ये नहीं माना जाएगा कि पार्टनर्स को ये चीज़ पता चल गई थी, इफेक्ट ऑफ नोटिस में ये चीज़ नहीं आएगी, ठीक है। नाउ सेक्शन 25
26 and 27 defects define about the liabilities which arises. How partners are liable for third टुवर्ड्स थर्ड पार्टी. ठीक है, कैसे कैसे पार्टनर जो होंगे वो थर्ड पार्टी के लिए लाइबल होंगे. टिल नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट द अथॉरिटी कि व्हाट इज़ द अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म टुवर्ड्स थर्ड पार्टी. एक्शन लेना, इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ करना, कोई भी तरीके का काम करना. इम्प्लाइड अथॉरिटी में अगर वो आता है तो सबको वो लाइबल करेगा. उसके पास अथॉरिटी है, वो टोटली कोई भी इस तरीके के एक्शन जो कि अभी हमने सेक्शन 18 से लेके सेक्शन 24 तक पढ़े, वो सारे एक्शंस अथॉरिटी हर पार्टनर के पास होती है. और हर पार्टनर के पास ये पावर है कि वो डिसीजंस और इन सब चीज़ें जो मेंशन्ड अभी थी सेक्शन 18 से लेके सेक्शन 24 तक वो ले सकता है. नाउ वी विल टॉक अबाउट लाइबिलिटी कि कितने हद तक पार्टनर्स लाइबल होंगे टुवर्ड्स अ थर्ड पार्टी. ठीक है, सबसे पहले सेक्शन 25 क्लियर कर देता है पार्टनर इज लाइबल जॉइंटली विद ऑल अदर एंड ऑल्सो सेवियरली फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ फर्म डन वाइल ही इज अ पार्टनर. ठीक है, अगर कोई भी पार्टनर लाइबल होता है तो सारे के सारे पार्टनर जॉइंटली भी लाइबल हैं और सेवरली भी लाइबल हैं किसी भी एक्ट में अगर वो करा गया है. सारे हर एक्ट के लिए अगर वो करा गया है फर्म के ऊपर, मतलब फर्म के बिहाफ पे, अगर इफ़ एनी एक्ट इज़ डन ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म वाइल ही इज़ अ पार्टनर टू दैट फर्म, तो सबके सब लाइबल होंगे जॉइंटली. ठीक है, एक बंदे ने अगर कोई लाइबिलिटी किसी थर्ड पार्टी के ऊपर क्रिएट कर दी एक बंदे के एक्शन से फर्म के बिहाफ पे, उसने फॉर एग्जांपल इसके एग्जांपल से समझते हैं कि एक बंदा गया, चारों पार्टनर ने मिलकर एक बंदे को भेज दिया कि भाई जाओ तुम जाके थर्ड पार्टी से मीटिंग कर लो. अब उस मीटिंग में उसने जो भी काम किया, ठीक है, और उस काम से जो भी लॉस हुआ या कुछ भी हुआ, तो ऐसे लॉस के लिए अब पूरी फर्म लाइबल होगी. ठीक है, लाइबिलिटी किसकी होगी? सबकी लाइबिलिटी होगी उस फर्म के लिए. ठीक है, तो सारे के सारी चीज़ों के लिए ये बात पहले क्लियर कर दी गई है कि सारे एक्शन के लिए पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे अगर कोई पार्टनर कोई एक्शन लेता है टुवर्ड्स थर्ड पार्टी व्हेन ही इज़ अ पार्टनर, जब वो उस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है, तो वो थर्ड पार्टी लाइबल करेगी पूरी की पूरी फर्म को उस पार्टनर के एक्शन के लिए. पूरी फर्म विल बी लाइबल. दिस इज क्लियर कट मेंशन्ड अंडर सेक्शन 25 of the Indian Partnership Act 1932. Now we will come to section 26 of the Partnership Act that talks about the liability on contract tort. कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी अराइज होती है, किसी भी तरीके की मिसरिप्रेजेंटेशन होता है या फ्रॉड होता है या कुछ भी होता है इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, मिसरिप्रेजेंटेशन हो, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो, टॉर्ट ब्रीच हो, in the course of business of the partnership firm by a particular partner, then all partners will be liable. Contractual liability के लिए भी, टॉर्चियस लाइबिलिटी के लिए भी, फ्रॉड के लिए, मिसरिप्रेजेंटेशन के लिए, किसी भी तरीके की अगर कोई भी लाइबिलिटी एक पार्टनर करता है अंडर द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, दैट ऑल पार्टनर्स विल बी लाइबल बाय द थर्ड पार्टी. ठीक है, तो अब ये बात बहुत क्लियरली समझ में आ जानी चाहिए. ठीक है, कि सारे के सारे पार्टनर्स लाइबल होंगे. दे विल सिंक टुगेदर, दे विल सेल टुगेदर, वो डूबेंगे भी साथ और तैरेंगे भी साथ. ठीक है, उनके पास अथॉरिटी भी साथ में है, उनके पास लाइबिलिटीज़ भी साथ में है. सेम इज़ द केस विद सेक्शन 27 दैट इज़ मिस एप्लीकेशन ऑफ मनी एंड प्रॉपर्टी. अगर किसी भी तरीके की मनी या प्रॉपर्टी कोई थर्ड पार्टी देती है और उसका कोई मिस एप्लीकेशन होता है, किसी भी जगह आपने उल्टी सीधी जगह लगा दी अपने पर्सनल उसके लिए, या फिर कहीं भी आपने ए टू जेड उसको लगा दिया है, तो ऐसी मिस एप्लीकेशन से अगर कोई लॉस होता है थर्ड पार्टी को, तो उसके लिए भी ऑल ऑफ द फर्म इज़ लायबल. सारी पूरी की पूरी फर्म जो है वो लायबल होगी ऐसी मिस एप्लीकेशन ऑफ मनी और प्रॉपर्टी के लिए. तो दिस एंड द लास्ट वन इज सेक्शन 28 दैट इज होल्डिंग आउट. होल्डिंग आउट वी हैव डिस्कस्ड इन द अर्लियर वीडियो व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ पार्टनर. आई हैव डिस्कस्ड दैट होल्डिंग आउट पार्टनर भी एक होता है. वो कौन सा होता है? सिनेरियो भी मैंने बताया था कि अगर दो पार्टनर जा रहे हैं किसी पार्टनरशिप फर्म के काम से और वो किसी अपने फ्रेंड को ले जाते हैं, फ्रेंड को ले जाके उस मीटिंग में बिठाते हैं,
ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं कि ही इज़ द थर्ड पार्टनर ऑफ दैट पर्टिकुलर फर्म। अब वो बंदा भी खुद से मना नहीं करता जब तक वो मीटिंग खत्म नहीं होती है। तो अब एक इम्प्लीकेशन क्या आती है थर्ड पार्टी के, कि भाई ये भी उस फर्म का पार्टनर है, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है होल्डिंग आउट पार्टनर। वो भी, उसकी भी लाइबिलिटी होती है, ठीक है। तो ही इज़ ऑल्सो अ पार्टनर दो ही इज़ not taking part in any profit and loss. He is not taking part in any kind of मैनेजमेंट ऑफ द वर्क। मैनेजमेंट ऑफ द वर्क में भी किसी तरीके का कोई पार्टिसिपेशन नहीं ले रहा, किसी भी तरीके का उसका कोई भी एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है फर्म में, ठीक है। तो ऐसा बंदा भी क्या होता है, ऐसा बंदा भी ना ही उसने कैपिटल में कोई इन्वेस्टमेंट किया है कि बिजनेस को खड़ा करने में ही कोई इन्वेस्टमेंट किया हो, तो उसका कहीं से कहीं तक पार्टनरशिप फॉर्म से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी थर्ड पार्टी की नज़र में दो पार्टनर ने उसको एज अ पार्टनर दिखाया और उसने इसको एक्सप्रेसली मना भी नहीं किया, तो ऐसी कंडीशन में दैट पर्सन इज ऑल्सो लाइबल, ही इज नोन एज द होल्डिंग out partner of that particular firm as mentioned under section 28 of the Indian Partnership Act. So this is all about the liabilities and the authorities, or in just the relationship between the partners with third party.